ग्रीक फिलोसोफर्स ऐसे लोगों के केसेस स्टडी करते थे जो मर गए थे लेकिन बाद में वापस आ गए। एक पल के लिए सोचो, अगर आपकी मृत्यु हो जाए और आप वापस लौटे तो क्या बदल जाएगा? नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा अनुभव जब दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो लेकिन फिर भी आप वापस पुनर्जीवित हो जाए। उन लोगों ने क्या महसूस किया जिन्होंने मौत के पार जाकर फिर से जिंदगी चुनी? क्या उन्होंने एक ऐसी रोशनी देखी, अपने पुराने रिश्तों को महसूस किया, या कुछ ऐसा जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? इस एक्सपीरियंस को शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। वो महसूस करते हैं कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गए हैं। उनके सामने एक पैसेज वे यानी एक टनल जैसा रास्ता दिखाई देता है। वो इससे नीचे जाते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉक्टर रेमंड मूडी, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक क्वेश्चन पर लगा दी। उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस और बदल दिया हजारों लोगों का नजरिया उनके बुक्स के जरिए। डॉक्टर रेमंड, आपने अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सुने हैं, तो अगर एक आम आदमी जानना चाहे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है तो आप क्या कहेंगे? नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा अनुभव है जो कॉन्शियसनेस के लेवल पर होता है। ये कॉन्शियसनेस यानी चेतना की एक निश्चित अवस्था होती है। ये किसी व्यक्ति के साथ तब होता है जब वो या तो कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हो जहां उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, या जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब हो लेकिन फिर भी वो पुनर्जीवित हो जाए। ये एक्सपीरियंसेस यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा नोटिस तब से होने लगे जब 1965 के आसपास मेडिकल टेक्नोलॉजी में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के लिए टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे दिल रुकने के बाद भी लोगों को वापस जिंदा लाया जा सकता था। वैसे तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमेशा से होते रहे हैं। प्लेटो जैसे पुराने थिंकर्स ने भी इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन पहले ये बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के लिए डेवलप्ड हुए टूल्स के साथ ही दुनिया भर में ये केसेस काफ़ी बढ़ गए और इन सब में एक कॉमन पैटर्न भी देखने को मिलता है। लोग बताते हैं कि जब उनका शरीर मरने के करीब होता है, तो वो अक्सर सुनते हैं कि उनके आसपास मौजूद डॉक्टर या नर्स या कोई और कह रहा था, हे भगवान, ये मर गया। लेकिन ये बात उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से वो पहले से भी ज़्यादा अलाइव होते हैं। वो महसूस करते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गए हैं और अपने आसपास हो रहे रिससिटेशन सीन को ऊपर से देखते हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब समझ लेते हैं, हालांकि वो कोई आवाज नहीं सुन पाते। ये कम्युनिकेशन ज़्यादातर माइंड टू माइंड या हार्ट टू हार्ट होता है। वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से पूछें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि वो डॉक्टर को समझ तो सकते हैं, पर डॉक्टर उन्हें सुन या देख नहीं सकता। तो इस तरह उन्हें एहसास होता है, ये अनुभव मृत्यु से कनेक्ट है। फिर वो बताते हैं कि उनके सामने एक पैसेजवे यानी एक रास्ता दिखाई देता है। कुछ लोग इसे टनल कहते हैं, तो कुछ इसे पैसेजवे या हॉलवे के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस पैसेजवे से नीचे जाते हैं और दूसरी तरफ एक बहुत ही तेज और चमकती हुई लाइट में निकलते हैं। वो कहते हैं कि उस एक्सपीरियंस को शब्दों में डिस्क्राइब करना कठिन है। चाहे उनके पास कितनी भी एकेडमिक डिग्रीज हो या उन्हें कितनी भी लैंग्वेजेस आती हो या वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कहते हैं मेरे पास इसके लिए शब्द ही नहीं हैं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस एक्सपीरियंस को समझाने की। यहाँ लाइट वर्ड का यूज़ मेटाफोर के रूप में किया गया है
क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उस लाइट या लव से बहुत आगे है, जिसे हम इस दुनिया में जानते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो पूरी तरह से उस रोशनी में लिपट गए हो। वहाँ उनके गुज़र चुके रिलेटिव्स या दोस्त उनका स्वागत करने और मदद करने के लिए होते हैं। वो अपने लव्ड वन्स को उस फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं देखते, जो उनके पास जीवित रहते हुए था, लेकिन उनका एक फ़ॉर्म ज़रूर होता है, जो फ़िज़िकल बॉडी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप तुरंत अपने उस लव्ड वन की प्रेज़ेंस को महसूस कर लेते हैं। एक पॉइंट पर सब कुछ धीरे-धीरे गायब हो जाता है और वो खुद को एक पैनोरमा से घिरा हुआ पाते हैं। वहाँ समय रुक जाता है, कोई टाइम नहीं होता और उस पैनोरमा में वो अपनी पूरी लाइफ के हर एक मोमेंट को देखते हैं, हर एक्शन, हर इमोशन सब एक साथ एक ही बार में एक होलोग्राम की तरह अपने आस-पास देखते हैं। वो कहते हैं जब वो अपनी लाइफ के हर इवेंट को देखते हैं तो वो उस टाइम वाली अपनी फीलिंग्स को दोबारा महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ़ इतना ही नहीं, वो जिस इंसान के साथ इंटरैक्ट करते थे, उसके इमोशंस भी एम्पैथिकली फ़ील करते हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया था, किसी को हर्ट किया था, तो वो उस व्यक्ति की चेतना के लेवल पर जाके उसका दुःख महसूस करते हैं। और अगर उन्होंने प्यार भरा दयालु काम किया था, तो वो अच्छा एहसास महसूस करते हैं, जो उन्होंने किसी और को महसूस कराया था। इस एक्सपीरियंस के बाद लोग कहते हैं, जो भी उन्होंने लाइफ में पहले इम्पोर्टेंट समझा था, जैसे नॉलेज, पावर, फेम या मनी, वो सब इल्यूज़न लगने लगता है। क्योंकि उन्हें समझ आता है कि इस जीवन का असली पर्पस लव सीखना है। फिर कुछ लोग बताते हैं कि वो कैसे वापस आए। कुछ कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला। एक पल में मैं उस रोशनी में था और अगले पल अपने बॉडी में वापस आ गया, बिल्कुल बिना ट्रांज़िशन के। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वापस जाने के लिए बोला गया था। किसी गुज़रे हुए रिश्तेदार ने या फिर किसी बीइंग ऑफ लाइट या गाइड ने बोला, "अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम्हें वापस जाना होगा।" और तीसरा ग्रुप कहता है कि उन्हें चॉइस दी गई थी कि या तो वो वापस अपनी लाइफ में लौट सकते हैं या तो उस डिवाइन एक्सपीरियंस में बने रह सकते हैं। और जिन भी लोगों से मैंने बात की उन सब ने वापस आना ही चुना। वो बताते हैं अगर मेरी मर्जी होती तो मैं उस लाइट में ही रह जाता, लेकिन मैंने किसी और के लिए वापस आना चुना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनके छोटे बच्चे थे जिन्हें पालना था और वही सबसे कॉमन रीज़न होता है। वापस आने के बाद उनकी पर्सनैलिटी, प्रायोरिटीज़ और स्पिरिचुअल डेप्थ में बहुत बड़े बदलाव दिखते हैं। वो पूरा जीवन एक नई अंडरस्टैंडिंग और पर्पस के साथ जीने लगते हैं। वंडरफुल। तो आपने गाइड्स की बात की, तो इन गाइड्स का क्या रोल है हमारे नियर डेथ एक्सपीरियंस में? बहुत लोग बताते हैं कि जब वो अपनी लाइफ का रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उस समय एक बीइंग ऑफ लाइट उनके साथ होता है। यह बीइंग पूरी तरह से कंपैशन और अनकंडीशनल लव से भरा होता है। ये डिवाइन बीइंग उन्हें पूरी लाइफ पैनोरमा में के दौरान गाइड करता है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई वर्ड्स नहीं होते, लेकिन वो उस बीइंग थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली परसीव कर पाते हैं, जैसे वो बीइंग उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हो बिना बोले। जब पैनोरामा में कोई ऐसा सीन आता है जिसमें कोई इम्पोर्टेंट लर्निंग होती है, तो ये बीइंग उस मोमेंट को स्लो डाउन कर देता है या उस इमेज पर फोकस करता है और बिना शब्द बोले एक्सपीरियंस कर रहे व्यक्ति को एक थॉट आता है, यहाँ आने के बाद भी यानी आफ्टर लाइफ में भी ये सीखने का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। पहली बार मैंने ये बात एक लिविंग पर्सन डॉक्टर जॉर्ज रिची से सुनी थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट और यूएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जहाँ मैं पढ़ता था। जॉर्ज कहते थे कि ये नॉलेज और लर्निंग का प्रोसेस लिटरली इटर्निटी तक चलता रहता है। राइट। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। लोगों को लगता है कि मेडिसिन का ओवरडोज़ की वज़ह से कुछ नशा हो रखा है, तो मे बी एक हैलुसिनेशन हो रहा है, यही नियर डेथ एक्सपीरियंस समझ रहे हैं। तो क्या ये सच है? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। वेस्ट में प्लेटो और डेमोक्रिटस के
ज़माने से एक क्लासिकल डिबेट चलती आ रही है। डेमोक्रिटस प्लेटो से थोड़े पहले के समय में थे, लेकिन ग्रीक फिलोसोफर्स इन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते थे। प्लेटो इन्हें आफ्टर लाइफ के इंडिकेटर्स के रूप में लेते थे, जबकि डेमोक्रिटस ने रीजनिंग के बेस पर यह समझा था कि जो चीज़ हमें सॉलिड दिखती है, वो रियल में बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बनी होती हैं, जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिनको उन्होंने एटॉम्स कहा। और जब डेमोक्राइटस ने इन एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, तो उनका मानना था कि ये आफ्टर लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि यह एक रेसिडुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो एटॉमिक लेवल पर चलती रहती है, तब भी जब व्यक्ति बाहर से मृत दिखाई देता है। आज भी वेस्ट में यही डिबेट चलती है। कुछ लोग इन एक्सपीरियंसेस को आफ्टर लाइफ का प्रूफ मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यह ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इस मान्यता के साथ कठिनाई ये है कि ठीक वैसा ही अनुभव ना केवल उन लोगों को होता है जो मरते-मरते वापस लौट आते हैं, बल्कि ये उन पास खड़े लोगों को भी होता है जो उस व्यक्ति की मृत्यु के समय मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि जब उनके लव्ड वन अपनी बॉडी छोड़ रहे होते हैं, जैसे उनकी दादी या माँ या कोई और, तो उन्हें लगता है जैसे वो खुद अपने शरीर से बाहर निकल गए हों और फिर वो एक लाइट को या उन गुज़र चुके प्रियजनों की सोल्स को देखते हैं जो उस व्यक्ति को लेने आए हो। ये समझना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बट मेरे पास काफ़ी केसेस हैं जहाँ यह देखा गया है कि कुछ लोगों ने तो मृत्यु को प्राप्त होते हुए व्यक्ति का पूरा लाइफ रिव्यू भी एक्सपीरियंस किया। और सालों तक मैंने सोचा कि यह अनुभव सिर्फ उस व्यक्ति को हो सकता है जो मरने वाले के बहुत करीब और उससे रिलेटेड हो, लेकिन नहीं। कुछ साल पहले मेरी वाइफ और मुझे एक इमरजेंसी डॉक्टर से पता चला कि उन्हें एक ऐसे पेशेंट को पुनर्जीवित करने के लिए इमरजेंसी रूम में बुलाया गया था, जिससे वो पहले कभी नहीं मिले थे। और उस डॉक्टर ने कहा जब वो आदमी मर रहा था, तब उसने उस मर रहे आदमी की ज़िंदगी का होलोग्राफिक पैनोरामा देखा। तो क्लियरली बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। ये ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने का इफ़ेक्ट नहीं है। हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन ये ऑक्सीजन डेप्रिवेशन नहीं है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेमंड, यू मेड इट सो क्लियर, बहुत लोगों के लिए आसान बना दिया है समझने के लिए। लेकिन मेरा अगला सवाल इसलिए है क्योंकि आपने इतने सारे अनुभवों को सुना है। अलग-अलग लोग अलग-अलग रिलीजन्स को मानते हैं और ये लोगों के एक्सपीरियंसेस आपने सुना है और इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। तो इन सब में क्या एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं? क्या एक एक टाइप का बिलीफ सिस्टम मानने वाला एक अलग टाइप का नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है? या क्या सभी में कुछ ना कुछ कॉमन एक्सपीरियंस होता ही है? मैं इंडिया गया हूँ, मैं चाइना, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका हूँ। जहाँ भी मैं गया लोग मुझे सेम चीज़ बताते हैं। लेकिन जब कोई अपने अनुभव को अपने रिलीजन के नज़रिए से डिस्क्राइब करता है, तो वो आम तौर पर ये कहते हैं कि इसको समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इसलिए मुझे अपने फ़ेथ ट्रेडिशन के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वही मेरे पास है, पर वो भी काफ़ी नहीं है। आमतौर पर जब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो अपना आइडियोलॉजिकल रिलीजन खो देते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्पिरिचुअल एलिमेंट तो बहुत प्रोफाउंड है, पर ह्यूमन आइडियोलॉजीज़ या रिलीजन्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो किसी भी रिलीजन से बियॉन्ड है। मैंने ये वर्ल्ड वाइड लोगों से सुना है। जब मैं इंडिया गया, तो लोगों ने मुझे बिल्कुल वैसी ही बातें बताई, जैसी मैं अमेरिकन से सुनता हूँ। डिफरेंस ये था कि वो अपने रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग से शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, जैसे अमेरिकन्स भी करते हैं, पर दोनों तरफ के लोग यही कहते हैं कि उनके पास इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए सही वर्ड्स नहीं है। वंडरफुल। तो मेरा अगला सवाल है आपके बारे में डॉक्टर रेमंड। वी वांट टू नो मोर अबाउट यू। आपका बैकग्राउंड क्या था?
आपने ये सब शुरू कैसे किया? और क्या आप एक स्केप्टिक थे जब आपने पहली बार ये नियर डेथ एक्सपीरियंस सब कुछ सुना? क्या आप एक स्केप्टिक थे? आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते थे? क्या आप सब कुछ एक्सेप्ट करते थे? ये मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में। ये काफ़ी लंबी कहानी है और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 7 या 8 साल का था। मेरे फ़ादर मिलिट्री ऑफ़िसर और एक सर्जन थे और मुझे अब लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनके बहुत भयानक एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तब मुझे ये समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ़ादर रिलिजन को लेकर बहुत सार्कास्टिक थे और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने वॉर में इतनी खौफ़नाक चीज़ें देखी थी कि उनका फ़ेथ रिलिजन से उठ गया था। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि बचपन में मुझे रिलिजन और उन बातों से दूर रखा गया और मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में था। जब मैंने 7 या 8 साल की उम्र में पहली बार टेलिस्कोप से आसमान देखा, तो मैंने अपने आप से वो सवाल पूछा जो मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी बचपन में पूछा होगा, ये दुनिया कितनी बड़ी है? और आपका माइंड तुरंत ज़ूम आउट करता है, एक वॉल तक जाता है। लेकिन फिर आप कहते हैं, रुको ज़रा, क्या वॉल के उस पार कुछ नहीं होगा? और दूसरा ऑप्शन कि ये सब हमेशा चलता रहेगा, वो भी समझ में नहीं आता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दुनिया समझ के बाहर है, ये नॉनसेंसिकल लगती हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। उसके बाद 18 की उम्र में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया गया एस्ट्रोनॉमी पढ़ने, लेकिन पहले सेमेस्टर में मैंने एक फ़िलॉसफ़ी कोर्स लिया और बस वहीं से मुझे लगा, ये ही मेरा रास्ता है। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं फ़िलॉसफ़ी मेजर बनूँगा। फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हुए जब मैंने प्लेटो की रिपब्लिक बुक पढ़ी, तब मुझे पहली बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला, क्योंकि रिपब्लिक के एंड में एक वॉरियर की कहानी जो बैटलफ़ील्ड पर मारा गया था, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान वो पुनर्जीवित हो गया। उसने बताया कि उसने अपने शरीर को छोड़ दिया था, वो एक टनल से गुज़रा और अपनी लाइफ़ का रिव्यू देखा। मैं उस कहानी से बहुत आकर्षित हुआ। मैंने अपने प्रोफ़ेसर हैमंड से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स ऐसे लोगों के केसेस स्टडी करते थे जो मर गए थे लेकिन बाद में वापस आ गए और ये उनके लिए हैरान कर देने वाली जानकारी थी। लेकिन मुझे कभी ये ख़्याल नहीं आया कि ऐसे एक्सपीरियंसेस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हो रहे होंगे। मैं तो इसे सिर्फ़ ग्रीक फ़िलॉसफ़ी के कॉन्टेक्स्ट में देखता था। फिर 1965 में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर जॉर्ज रिची से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकियाट्री प्रोफ़ेसर थे, जिन्हें खुद नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था और वो पहली बार था जब मैंने किसी जीवित व्यक्ति से ऐसा अनुभव सुना। मैं आगे बढ़ा और कुछ सालों बाद मैंने फ़िलॉसफ़ी में अपनी पीएचडी की। फिर मैं 3 साल तक फ़िलॉसफ़ी प्रोफ़ेसर रहा, तब मुझे मेरे स्टूडेंट्स और कॉलीग्स से ऐसे और एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनने को मिला और धीरे-धीरे मैं इन चीज़ों पर बात करने और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना जाने लगा। फिर 1972 मैंने मेडिकल स्कूल जॉइन किया। वहाँ मैंने इन सब चीज़ों को और पेशेंस के साथ समझा। उसी दौरान मैंने अपनी बुक लिखी जो नवंबर 1975 में पब्लिश हुई और तभी से मैं इस पाथ पर हूँ और अपने स्केप्टिक वर्ड का यूज़ किया था। तो मैं क्लासिकल सेंस में एक स्केप्टिक यानी संदेहवादी हूँ। अनफॉर्च्युनेटली जो लोग आजकल अपने आप को स्केप्टिक कहते हैं, वो सच में इस शब्द का मतलब नहीं जानते। अरस्तु ने जब तर्कशास्त्र को व्यवस्थित किया और वेस्ट में उसे होने वाले लॉजिक सिस्टम को क्रिएट किया, उसके बाद पायरो, जो एक ग्रीक फिलॉसफर थे, उन्होंने लॉजिक के बारे में सोचा और रियलाइज़ किया कि ये एक मशीन की तरह है, जो प्रेमिसेस से कंक्लूजन्स जनरेट करती है। उन्होंने सवाल किया, क्या होगा अगर हम तर्क का पूरी तरह से उपयोग करें और हर चीज़ पर गहराई से विचार करें, लेकिन फिर निष्कर्ष निकालने से रुक जाएँ? यही सच में स्केप्टिक यानी संदेहवादी होने का मतलब है। इसलिए जब लोग आज नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी चीज़ों के बारे में
खुद को स्केप्टिक समझते हैं और कहते हैं कि ये बस ब्रेन की केमिस्ट्री है, तो वे वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि वे निष्कर्ष नहीं निकालते, जो एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। वास्तव में स्केप्टिकल मूवमेंट एक माइंड एक्सपैंडिंग स्पिरिचुअल एक्सरसाइज थी, क्योंकि अगर आप इसको केयरफुली लॉन्ग पीरियड के लिए प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से तर्क करते हैं, लेकिन निष्कर्ष निकालने से बचते हैं, तो यह आपका नजरिया व्यापक करता है। इसके अलावा अगर बाकी सब निष्कर्षों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आपकी प्रक्रिया रुकने की है, तो आप बगल के रास्तों पर वह चीजें देख लेते हैं जो दूसरों से छूट जाती है। यही एक ट्रू स्केप्टिक है। ग्रीक फिलोसोफर पायरो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ इंडिया गए थे और उन्होंने अर्ली बुद्धिस्ट के साथ बातचीत की और ग्रीस लौटने पर ध्यान किया। तो असल में स्केप्टिकल मूवमेंट एक मेडिटेटर द्वारा शुरू हुआ था। आज जो लोग अपने आप को स्केप्टिक्स कहते हैं, उनको इसका ओरिजिनल मीनिंग का आइडिया भी नहीं है। उन्होंने कभी इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया, बट यही फैक्ट है। राइट। तो मेरा अगला सवाल है, बहुत सारे लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस देखते हैं, क्या उनका डेथ के प्रति फियर निकल जाता है? लोग कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उन्हें डेथ का कोई डर नहीं रहता। हाँ, पेन या दर्द का ख्याल उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, जैसे मुझे भी फील होता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि अब उन्हें डेथ का कोई फियर नहीं है। ये एक्सपीरियंस उनके लिए उस डर को मिटा देता है। राइट। तो जब आपने बुक पब्लिश की, बहुत लोगों के लिए नया होगा, बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का टर्म। तो क्या इम्पैक्ट था? क्या लोगों के रिव्यूज़ रहे थे? ये पहले मैं जानना चाहूँगी। और साथ ही क्योंकि आपने बुक लिखी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, ये सभी लोग आपके आस-पास रहे होंगे। उनका क्या रिस्पॉन्स था कि ये एक तरफ इम्पैक्ट लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक स्केप्टिक नज़रिए से कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो न्यू टर्म है इसके प्रति वाकिफ़ है नहीं, लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। कि देखिए, एक स्टोरी है जो लोग अक्सर मेरे बारे में सुनते हैं और वो स्टोरी मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। लोग कहते हैं, ओह पुअर डॉक्टर मूडी, उन्हें मेडिकल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया, उनको पागल समझा, उनकी खोज को एक्सेप्ट नहीं किया। और एक तरह से ये स्टोरी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये मुझे हीरोइक दिखाती है। लेकिन असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैंने लगभग 10 साल तक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। जब मैं 1972 में मेडिकल स्कूल गया, उस समय मैं एक फिलॉसफी प्रोफेसर था, तो मैं पहले से ही नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर अपने रिसर्च के लिए जाना जाता था। मेडिकल स्कूल के सिर्फ पहले 2 हफ्तों के अंदर मेरे 8 मेडिकल प्रोफेसर्स ने मुझे बुलाया और कहा, डॉक्टर मूडी, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दिस, क्योंकि उनमें से आधे लोगों ने खुद नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था और बाकी आधे लोगों ने ये अपने पेशेंट से सुना था। तो ये एक मिथ है कि मेडिकल कम्युनिटी इसके अगेंस्ट थी। एक्चुअली बहुत सारे अमेरिकन डॉक्टर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिज़ूरी प्रेस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द साइंस ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये बुक एक प्रोफेसर हैगन के द्वारा एडिट की गई थी। इस बुक में उन डॉक्टर्स के आर्टिकल्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं या खुद ऐसा अनुभव कर चुके हैं। तो ये सच नहीं है कि मेडिकल कम्युनिटी इसके अगेंस्ट थी। वो लोग तो मेरे शुरुआत से ही सपोर्टर्स थे। यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग इस टॉपिक को लेकर डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे थे, वो थे फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस क्रिश्चियंस, जो कहते थे कि ये उनके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ है। बाकी लोगों की बात करूं तो सालों से कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मेरी बुक ने उन्हें कंफर्ट दिया जब उन्होंने खुद नियर डेथ एक्सपीरियंस किया और उस बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी बुक ने उन्हें अपने किसी लव्ड वन के लॉस के ग्रीफ से निकालने में मदद की और कई लोगों के लिए वो किताब एक इंस्पिरेशन बन गई। मैं सच में उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रैंकली मुझे प्रेज़ पसंद नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ। मैं एक फिलॉसफर हूँ। मेरा फोकस हमेशा उस चीज़ पर होता है जो मुझे अभी नहीं पता। और जैसे सुकरात ने कहा था, विज़डम ये होती है कि तुम्हें ये पता हो कि तुम कुछ नहीं जानते, मुझे लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत अनयूजुअल लगा हो, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, एक तरह से तो सब एक्सपीरियंसेस ही अनयूजुअल होते हैं, बस उनकी डिग्री ऑफ अनयूजुअलिटी अलग होती है, यानी सब अलग-अलग लेवल्स के होते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिन लोगों का कार्डियक अरेस्ट बहुत देर तक चला, जैसे जॉर्ज रिची, जो कम से कम 9 मिनट्स तक क्लिनिकली डेड थे, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ैक्ट टाइम किसी को नहीं पता था। या मेरी एक दोस्त जॉर्जिया की, जिनके डॉक्टर ने खुद मुझे कहा, रेमंड वो 40 मिनट्स तक डेड थी। ऐसी चीज़ें मेडिकल साइंस के लॉजिक से बाहर हैं। और जब ऐसे केसेस होते हैं, तो लोग सिर्फ डेथ के बाद का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि उससे आगे का भी अनुभव करते हैं। जैसे जॉर्ज रिची और मेरी डस्ट ने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यानी एक डिवाइन नॉलेज सेंटर देखा है। वो कहते हैं, अगर दुनिया की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मिला दो, तब भी उस जगह का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ सब लोग नॉलेज परस्यू करने में लगे होते हैं। एक स्कॉलर होने के नाते मेरे लिए ये बात बहुत इंस्पायरिंग है। जॉर्ज रिची ने कहा था, उस जगह को शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो एक लाइब्रेरी जैसे थी, जहाँ यूनिवर्स के होली बुक्स रखे हुए थे। ये एक्सपीरियंस सच में हैरान कर देने वाला है। और अजीब बात ये है कि मैंने यही कॉन्सेप्ट और भी कई लोगों से सुने हैं, जिन्होंने उस डिवाइन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन को एक्सपीरियंस किया है। तो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस में एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा और कॉन्शियसनेस और सोल, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या है कॉन्शियसनेस और क्या है आत्मा, सोल? वेल, आप जानते हैं कॉन्शियसनेस फिलॉसफी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। और यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बचपन से ही दिलचस्पी रही है। और जब मैं इस इशू तक आया हूँ, तो ये ज़्यादातर तब हुआ जब मैं 30 साल का था। मैं एक छोटे से टाउन में था जहाँ बहुत सारे वेल नोन लोग रहते थे, कुछ तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी थे। और यूनाइटेड स्टेट्स में हर छोटे शहर में जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक होता है जहाँ वो लोग बैक डोर से जा सकते हैं, क्योंकि सोचो कोई चीफ ऑफ पुलिस अपनी डिप्रेशन के बारे में ओपनली जाके बात करे तो ऑकवर्ड लगता है। तो इंसानियत के नाते कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल एंट्रेंस बना दी जाती हैं ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके, क्योंकि सब उन्हें पहचानते हैं। तो मैं सबसे सीनियर रेज़िडेंट था। मैं फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी कर चुका था और 3 साल तक पढ़ाया भी था और अपनी बुक की वजह से मैं जाना जाता था। तो जब उन्हें एक रेज़िडेंट चाहिए था जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए गेरियाट्रिक क्लिनिक सँभाले, तो उन्होंने मुझे चुना। 1 साल तक मुझे उन्हीं लोगों से बात करने का मौका मिला, चीफ़ ऑफ पुलिस, लोकल अथॉरिटीज़ और सेलिब्रिटीज़, सभी बुज़ुर्ग और काफ़ी स्पेशल और रिनाउंड लोग। और उस दौरान मैं बार-बार ये एक ही बात सुनता था, लोग कहते थे, रेमंड, जब मैं अपनी लाइफ़ पर नज़र डालता हूँ, तो मुझे एक अजीब-सा एहसास होता है, जैसे मेरी लाइफ़ एक स्टोरी, मूवी स्क्रिप्ट, नॉवल या प्ले जैसे बनी है। अलग-अलग लोग अलग शब्दों का यूज़ करते थे, पर बात सबकी एक ही थी। हमारी कॉन्शसनेस हमेशा हमारी लाइफ की कहानी लिख रही होती है। हर एक एक्सपीरियंस के साथ वो उस इवेंट को एक नए चैप्टर की तरह अनफोल्ड करती है। और अब मुझे लगता है कि ये दुनिया जहाँ हम हैं, असल में एक थिएटर है। ज़िंदगी एक कहानी की तरह चलती है, एक मूवी जैसी। और जब ये मूवी खत्म होती है, तो हम एक ऐसे प्रोसेस से निकलते हैं, जो शायद समझ से परे है। मेरे बच्चों के एक्सपीरियंसेस से भी ये बात समझ आती है। मैं और मेरी वाइफ रिलीजियस नहीं हैं, हम कभी रीइंकार्नेशन या ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते।
पर हमने 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे कार्टर, टेक्सास से और मेरी बेटी कैरोलिन जो एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब से हैं, मोंटाना की। दोनों जब एक सर्टेन एज पर पहुँचे, तो उन्होंने खुद ही अपनी प्रीवियस लाइव्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, बिना हमसे कभी सुने हुए। यही वजह है कि मुझे लगता है, ये सब एक प्ले है, एक कॉस्मिक थिएटर, जहाँ हम सब अपने-अपने रोल्स निभा रहे हैं। और कुछ साल पहले जब मैं एक आश्रम गया था, वहाँ मैंने जब ये बात एक स्वामी से शेयर की, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी सोच भी यही है कि ये सब एक थिएटर जैसा ही है। तो पिछले कई एपिसोड से हम अनीता मूरजानी, डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर, इतने सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को सुनते-सुनते एक जो कॉमन थ्रेड या थीम जो समझ में आता है वो है प्यार। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि प्यार क्या है? और बार-बार नियर डेथ एक्सपीरियंस के टाइम पे प्यार का जो शब्द है वो बार-बार क्यों आता है? मुझे लगता है यहाँ एक और सवाल उठता है, लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्यार क्या है? क्या ये सिर्फ़ एक रोमांटिक फीलिंग है जैसे टीनेज में होती है या कुछ और मेरा मतलब है? बहुत तरह की अलग-अलग चीज़ें हैं, राइट? मेरे हिसाब से जो लव लोग दूसरी तरफ जाकर एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम इस दुनिया के स्टेट से समझ ही नहीं सकते। उसे महसूस करने के लिए इंसान को खुद उस अनुभव से गुज़रना पड़ता है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक न्यूरोसर्जन है, उसका नाम एबन अलेक्जेंडर है। वो हार्वर्ड में न्यूरोसर्जरी का प्रोफ़ेसर था और उसे एक बहुत ही प्रोफाउंड नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि देखो, मेडिकल फील्ड में हम जब किसी पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, तो हम बेसिक ओरिएंटेशन पूछते हैं, जैसे कि आज कौन-सा दिन है? आप कहाँ हो? समय क्या है? लेकिन लोग कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में ना टाइम होता है, ना स्पेस, तो वहाँ ओरिएंटेशन किस चीज़ से होती है? और बिना सोचे-समझे उन्होंने कहा, लव और नॉलेज। तो हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, जो टाइम और प्लेस से बनती है, लेकिन वहाँ उस दूसरी realm में सब कुछ लव और नॉलेज के डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है और वो लव इतना वास्ट, इतना बियॉन्ड होता है, जिसे हम अपनी इस दुनिया की सोच से कभी समझ नहीं सकते। तो जैसे आपने कहा लव एंड नॉलेज, ये चीज़ें हम ले पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सब कैसे हो पाता है? आप ये सारे विज़डम अपने अंदर कैसे असिमिलेट कर पाते हो? मैंने भी खुद ये सोचा है कई बार। मुझे इसका एग्ज़ैक्ट जवाब नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के लिए इस बारे में बोलना मुश्किल होता है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जब उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी बीमारी से रिकवर कर लेते हैं, तो वो अपने लोकल यूनिवर्सिटी जाकर नए कोर्सेज़ जॉइन करते हैं। जैसे उनके अंदर एक नई लर्निंग की थर्स्ट जाग जाती है, जैसे कुछ अंदर से उन्हें सीखने के लिए इंस्पायर करता है। और एक और चीज़ जो कभी-कभी होती है, ये रेयर हैं, पर होती ज़रूर हैं, कि कभी-कभी किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है और भले ही उसे आर्ट में कोई इंटरेस्ट ना रहा हो, वो अचानक एक हैरान कर देने वाला आर्ट टैलेंट डेवलप कर लेता है। मैं एक बार टोरंटो गया था, शायद 20-30 साल पहले और वहाँ मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। वो एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका आर्ट से पहले कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने पेंटिंग शुरू की और कुछ ही सालों में बहुत ब्रिलियंट पेंटर बन गई। लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस यानी असामान्य अनुभव की बात करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? ग्रीक्स तो ऐसा ही मानते थे, उन्होंने तो म्यूज़ियम्स का कॉन्सेप्ट भी इसी इंस्पिरेशन से बनाया था, जहाँ म्यूज़ वर्ड एक डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी को सिंबलाइज़ करता था। मुझे आर्ट बहुत पसंद है और मैं खुद जब आर्टिस्ट से बात करता हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं, "ये मेरे से नहीं आता, ये वहाँ से आता है, ये मेरे थ्रू यानी मेरे माध्यम से आता है।" मैं भी अपने क्रिएटिव प्रोसेस में यही फ़ील करता हूँ। मैं एक वक़्त में कॉमेडियन भी था। मुझे हमेशा से कॉमेडी पसंद है, लेकिन जो ह्यूमर मेरे पास आता था, वो मेरे दिमाग से नहीं आता था।
वो बस कहीं और से फ्लो होता था, मैं सिर्फ एक चैनल था। तो दुनिया वास्तव में जितना हम समझते हैं, उससे कई ज़्यादा मिस्टीरियस है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेमंड नियर डेथ एक्सपीरियंस को इतने सिंपली समझाने के लिए। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। इसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। बहुत क्विकली आपको इन सवालों का जवाब देना है, और ताकि हमारे दर्शक समझ सके नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक सिंपल स्नैपशॉट वे में। तो शुरू करें? Yeah. तो पहला सवाल, नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप वापस शरीर में आते हैं, अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? क्या सीखा आपने, और लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? वाह! क्या कमाल का सवाल है। मेरा जवाब होगा लव। प्यार ही सबसे बड़ा मैसेज होगा जो मैं सबको देना चाहूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लव क्या है, ये समझना आसान नहीं है। जब आप 2 टीनेजर्स को देखो जो रोमांटिक लव में हैं, जिसमें वो बताते हैं कैसे मिले, क्या हुआ और सब कुछ उस पर घूमता है। लेकिन जो प्यार आपको अपने बच्चों के लिए होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। एक निष्काम शुद्ध प्रेम, और इसी तरह प्यार के कई रूप हैं, कई शब्दों और नज़रियों में। पर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस दुनिया में प्यार का असली अर्थ समझ पाते हैं, जब तक वो यहाँ इस शरीर में हैं। दूसरा सवाल, आफ्टर लाइफ आपको सिंपली एक लेमैन को समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे? मैं इसे सिर्फ 2 शब्दों में कह सकता हूँ, हाइटेंड कॉन्शसनेस या एक्सपैंडेड कॉन्शसनेस। देखो, लोग जब इन एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं, जिन लोगों ने खुद कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो उन्हें लगता है जैसे ये कोई सपना होगा। लेकिन नहीं, जो लोग वापस आए हैं, वे कहते हैं कि ये उल्टा होता है। जैसे सुबह जब आप किसी गहरे सपने से जागते हैं, तो लगता है कि आप वास्तविकता में लौट आए हैं। ठीक वैसे ही जब कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरता है, तो उसे एहसास होता है कि ये जीवन ही सपना था और अब वो एक हाइपर रियलिटी में जा रहे हैं। एक ऐसी रियलिटी जो रियल से भी ज़्यादा रियल लगती है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लग्जरी क्या है? आपके पास 3 ऑप्शन है, साइलेंस, फ्रीडम और लव। मुझे लगता है ये सब अलग नहीं है, मैं इनमें फ़र्क नहीं कर सकता। मेरे लिए ये सब एक वननेस का हिस्सा है, और मुझे साइलेंस वाला सवाल बहुत पसंद आया, क्योंकि जैसे इंग्लिश में और शायद ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसे प्रियशन कहते हैं, जिसका मतलब है मीनिंगफुल साइलेंस यानी अर्थपूर्ण मौन, और स्पिरिचुअल लाइफ में साइलेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगला सवाल, अगर आपको पता चले कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे? मैं अपना लास्ट डे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बिताना चाहूँगा, बस उनसे बातें करके। अगर एक बिगिनर को आपको आफ्टर लाइफ समझाना हो, कौन सा बुक आप रेकमेंड करेंगे? जो काम मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, वो है प्लेटो का एक लिखा हुआ कार्य, फेडो। वेस्टर्न दुनिया में आफ्टर लाइफ के तर्क संगत प्रूफ के लिए लिखी गई ये आज तक की सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है। मैंने यह प्लेटो की फेदो तब पढ़ी जब मैं 18 साल का था। मुझे याद है उसमें प्लेटो ने कहा था, फिलॉसफी इज ए रिहर्सल फॉर डाइंग, यानी फिलॉसफी का मतलब है मरने की प्रैक्टिस करना। और मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। मैं हमेशा एक लर्नर और सीकर रहा हूँ। वैसे अगर आपको रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्ट है, तो मैं बता दूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मैं गॉड से प्यार करता हूँ। मैं रोज गॉड से बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरा मानना है कि शायद सबसे अच्छा एटीट्यूड ये है कि ये एक्नॉलेज करना कि जब तक हम यहाँ हैं, हम सच में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं अपना फ़ोकस रखता हूँ अपने बच्चों और अपनी वाइफ़ पर। मैं 81 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए चीज़ें अच्छी हो। मैं अभी भी एक स्कॉलर हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हम नहीं जानते कब हम मरेंगे, यह अनप्रेडिक्टेबल है।
फिर भी मैं अपनी लाइफ पर फोकस करता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब मैं मरूंगा तब कॉन्शियसनेस की एक नई ओपनिंग होगी। और इस बात का सबसे बड़ा मीनिंग मेरे लिए ये है कि मुझे अभी पर ध्यान देना चाहिए, जो इस मोमेंट में हो रहा है उस पर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेमंड, इतनी ब्यूटीफुली आपने समझाया है। इट्स रियली, आपका जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, आई थिंक देयर इज अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। मेरा आखिरी सवाल, आपका मैसेज सारे दर्शकों के लिए। मैं पीएमसी हिंदी को और उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। आई लव यू ऑल। मुझे ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुझे लग रहा है जैसे मैं आप सबके साथ ही हूँ, भले ही मैं हजारों मील दूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर रेमंड। ये इंटरव्यू कह सकते हो इज एन एफर्टलेस इंटरव्यू, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी आई एम श्योर ऑडियंस तक पहुंच चुकी है। सारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मे बी बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा, मे बी सर के ऊपर ही चला गया होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये एक सत्य है जो हमें जानना है। मे बी इस समय पे आपका कोई अनुभव नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है आपके आसपास, बट डू नो, जो सत्य है वो नित्य है, वो हमेशा रहेगा। और नियर डेथ एक्सपीरियंस, जैसे आप इतने सारे अनुभवों को सुनते 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 आप जान जाएंगे कि ये एक सत्य है। जितना हम जानेंगे उतना ज़्यादा हम जिएंगे। तो हम फिर मिलेंगे द पीएमसी शो में एक नए साइंटिस्ट, फिलोसोफर, गाइड के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी